आज हम सिटी फार्मा लिमिटेड की 2025 की सालाना रिपोर्ट का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। जी। ये रिपोर्ट 30 जून 2025 को खत्म होने वाले माली साल का इहाता करती है। बिल्कुल। और देखें, पाकिस्तान को जो माशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल दरपेश है, इस तनाजुर में कंपनी की कारकर्दगी का तज्जिया मेरे ख्याल में खासा दिलचस्प रहेगा। यकीनन ये देखना अहम होगा कि उन्होंने इन हालात में कैसे काम किया। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन से अहम पहलू सामने आए हैं। जरूर। अच्छा, तो सिटी फार्मा का जो बुनियादी काम है वो फार्मास्यूटिकल्स, तिब्बी केमिकल्स और नबाताती मसनूआत, उनकी तैयारी और फरोख्त है। ठीक। उनका एक विजन है, वो ये कि पाकिस्तान की जो सफ़े अव्वल की फार्मा कंपनियां हैं उनमें शामिल हों, और उसके लिए वो जदीद कम लागत वाली मसनूआत बना रहे हैं और साथ ही एक अखलाकी कारोबारी तरीकों पर मबनी कल्चर को भी फरोग दे रहे हैं। ये कल्चर वाली बात अहम है। तो आइए पहले जरा कंपनी की साख्त और क़यादत पर नजर डालते हैं। रजिस्टर्ड दफ्तर तो कसूर में है। जी, कसूर में, और हेड ऑफिस लाहौर में है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें 7 लोग हैं। जी, 7 अराकीन हैं। और एक अहम बात यह है कि चेयरमैन नदीम अमजद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान अहमद, उनके रोल अलग अलग हैं। अच्छा, ये गवर्नेंस के लिहाज से बेहतर समझा जाता है ना? बिल्कुल, ये अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है। और बोर्ड की अपनी साख्त कैसी है? वो भी काफ़ी मुतवाजन लगती है। देखें, इसमें 2 खवातीन डायरेक्टर्स हैं, सायरा हासलम और साइमा शफी राना। जबरदस्त। और मजीद ये कि 2 आज़ाद डायरेक्टर्स भी हैं, अब्दुल जलील शेख और साइमा शफी राना। अच्छा, साइमा शफी राना खातून डायरेक्टर भी हैं और आज़ाद भी? जी, वो दोनों हैसियतें रखती हैं। और ख़ास बात यह है कि जो अहम कमेटियां हैं, जैसे ऑडिट कमेटी और ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, इनकी सरबराही यही आज़ाद डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो इससे निगरानी के अमल में गैर जानिबदारी ज्यादा रहती होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो बराह रास्त इंतजामिया का हिस्सा नहीं होते, तो एक बाहर का मौजू नुक्ता नज़र दे सकते हैं। ये जानना भी अहम है कि तमाम डायरेक्टर्स ने वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वो मुकम्मल किया हुआ है। जी हाँ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। ये जाहिर करता है कि बोर्ड की सतह पर प्रोफेशनलिज्म है और वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। अच्छा, अब उनकी क़यादत के तजर्बे के बारे में कुछ बताएं। चेयरमैन साहब का पस मंज़र कैसा है? चेयरमैन नदीम अमजद साहब, उनका तो 3 दिहाइयों पर मोहित कारोबारी तजुर्बा है। काफ़ी मुतनव्वे है। ज्वेलरी से शुरू होकर कंप्यूटर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, कई शोबों में काम किया है। वाह, काफ़ी वसी तजर्बा है। और सीईओ रिजवान अहमद साहब? रिजवान अहमद साहब को फार्मा सेक्टर में एक अहम नाम समझा जाता है। उन्होंने खानदानी कारोबार से आगाज किया था और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कंपनी को खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श बनाने में काफी किलीदी किरदार अदा किया। तो यानी टर्न अराउंड में उनका हाथ है? जी, ऐसा लगता है। और आज़ाद डायरेक्टर्स का तजर्बा वो भी काफी वसी लग रहा है। बिल्कुल, अब्दुल जलील शेख साहब का तो 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिस्क, इन शोबों में। जबरदस्त। जबकि साइमा शफी राना साहिबा, वो कैपिटल मार्केट्स, रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में महारत रखती हैं। तो ये मिला जुला तजर्बा बोर्ड को काफी मजबूत बनाता है। सही। और दूसरे अहम लोग, सीएफओ आसिफ इकबाल साहब और कंपनी सेक्रेटरी गुलाम दस्तगीर साहब? जी, ये भी अहम इंतजामी ओहदों पर हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी माली कारकर्दगी। किसी भी कंपनी के लिए ये क्लीदी हैसियत रखती है। तो माली साल 2025 के आदादो शुमार क्या बता रहे हैं? जी, 2025 में कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यू थी वो 13.15 बिलियन रुपए रही। 13 अरब से कुछ ज्यादा। जी, ये पिछले साल के मुकाबले में 6% ज्यादा है। अब देखें, 6% इजाफा शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन मुल्क के जो मुश्किल माशी हालात रहे हैं, इफराते ज़र, दरामदी लागत में इजाफा, बिल्कुल, उन सबको मद्देनजर रखें तो ये काबिल जिक्र कारकर्दगी है। असल में जो ज्यादा मुतासिर कुन बात है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा है। वो 12.4% से बढ़कर 15% हो गया। जी हाँ, ये तकरीबन 2.6% पॉइंट्स की बेहतरी है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है? देखें, ये मार्जिन में बेहतरी आमतौर पर ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी या लागत पर बेहतर कंट्रोल की वजह से आती है। यानी या तो पैदावारी अमल बेहतर हुआ है या सप्लाई चेन में कुछ बचत हुई है। जी, कुछ ऐसा ही लगता है। माशी दबाव के बावजूद मार्जिन बेहतर करना ये इंतजामिया की सलाहियत को जाहिर करता है। अलबत्ता सवाल यह है कि क्या ये बेहतरी आगे भी कायम रहेगी, खासतौर पर जब वो नए मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है 833 मिलियन से 892 मिलियन रुपए तक। जी। और अर्निंग्स पर शेयर
ईपीएस 3.65 रुपए से बढ़कर 3.90 रुपए हो गई। उसका तो बराह रास्त फायदा शेयर होल्डर्स को है। यकीनन ईपीएस और मुनाफा में इजाफा ये शेयर होल्डर वैल्यू में बेहतरी की अलामत है। और इसी वजह से बोर्ड ने डिविडेंड भी तजवीज किया है। जी, 3.5 रुपए फी शेयर का हतमी कैश डिविडेंड, ये तकरीबन 35% का पे आउट बनता है। ये जाहिर करता है कि वो मुनाफा शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा तवील मुद्दती देखें, पिछले 6 साल के मालियाती रुझानात, तो क्या तस्वीर बनती है? क्या ये तरक्की मुस्तकिल है? पिछले 6 साल का डेटा देखें तो मजमूई तौर पर तो तरक्की का रुझान ही नजर आता है, खास तौर पर सेल्स में। मुनाफा में भी इजाफा है, हालांकि कुछ सालों में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि मुनाफा के जो मार्जिन्स हैं, खास तौर पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उनमें वक्त के साथ बेहतरी आई है। तो ये ऑपरेशनल लेवरेज को जाहिर करता है। अच्छा, एक और चीज, आसासा जात में काफी बड़ा इजाफा नजर आया है। हॉरिजॉन्टल तज्जिया तो 61.2% इजाफे की बात कर रहा है जी, और इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट यानी पीपीई में 146.1% इजाफा। ये कैसे हुआ? जी, ये असासों में जो बड़ा इजाफा है उसकी बुनियादी वजह जमीन की रीवैल्यूएशन है। अच्छा, यानी कीमत का असर तायुन। जी बिल्कुल, इसका जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में भी है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट तो मजबूत होती है, लेकिन इसी के साथ एक और पहलू है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या? वो है डेट टू इक्विटी रेशो। हाँ, मैंने भी नोट किया था। ये तनासुब 2025 में 70% तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल सिर्फ 25% था। ये तो बहुत बड़ा जंप है। जी, ये वाकई एक बहुत बड़ा इजाफा है। इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, ये बढ़ता हुआ तनासुब ये जाहिर करता है कि कंपनी अपनी तौसी और तरक्की के लिए कर्ज पर ज्यादा इन्हिसार कर रही है। यानी लेवरेज बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा लेवरेज से तरक्की तो तेज हो सकती है, लेकिन साथ ही मालियाती रिस्क भी बढ़ जाता है। खास तौर पर अगर शरह सूद बढ़ जाए या मुनाफा कम हो जाए। जी, तो ये बढ़ते हुए असासे जिनमें रिवैल्यूएशन शामिल है और ये बढ़ता हुआ कर्ज, ये दोनों मिलकर कंपनी की एक तौसी पसंदाना हिकमत अमली की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिस्क प्रोफाइल बदल रहा है। ये रिस्क वाला पहलू अहम है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि कंपनी किस कारोबारी माहौल में काम कर रही थी और उनकी मजमूई हिकमत अमली क्या रही है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 कैसा था मईशत के लिहाज से? रिपोर्ट ये बताती है कि 2025 में मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में कुछ बेहतरी के आसार नजर आए। इस्तेहकाम आया कुछ? जी, बतदरीज इस्तेहकाम। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नरमी हुई, इफरात ज़र का दबाव थोड़ा कम हुआ, इससे कारोबारी एतमाद में कुछ बहाली हुई। लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए जो मखसूस चैलेंजेस हैं वो बरकरार रहे। वो मखसूस चैलेंजेस क्या थे और फार्मा सेक्टर ने मजमूई तौर पर कैसा परफॉर्म किया? देखें, 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो दवाओं की कीमतों पर सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल। ड्रैप की प्राइसिंग पॉलिसीज? जी, ये मुनाफे के मार्जिन को महदूद करती हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है दरामदशुदा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज पर बहुत ज्यादा एनएसआर। खाम माल बाहर से आता है। बिल्कुल, इससे ज़र मुबादला के उतार चढ़ाव का रिस्क रहता है, सप्लाई चेन में रुकावटों का खतरा रहता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद आबादी बढ़ रही है, सेहत की सहूलियात तक रसाई बेहतर हो रही है, तो मजमूई तौर पर सेक्टर ने लचक दिखाई। इन हालात में फिर सिटी फार्मा ने क्या हिकमत अमली अपनाई? इन चैलेंजेस से कैसे निपटे? जी, सीईओ के पैगाम और डायरेक्टर्स रिपोर्ट से काफ़ी वाज़ेह इशारे मिलते हैं। उन्होंने कई पहलुओं पर काम किया। एक तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर तवज्जो दी, यानी वैल्यू चेन पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश। जी बिल्कुल। दूसरा, बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाया। मिसाल के तौर पर चीन की एक कंपनी है हैंगजू न्यूसिया टेक्नोलॉजी और भारत की मुरली कृष्णा फार्मा, उनके साथ मुआहदे किए हैं। किस लिए? ताकि एपीआईज की दरामद का मुतबादिल तलाश किया जा सके, मकामी पैदावार को बढ़ाया जा सके। ये दरामदी इन्हिसार कम करने की तरफ एक अहम कदम है। ये तो बहुत अहम है। अच्छा, और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए किन शोबों पर नजर है? चेयरमैन के जायजे में कुछ इशारे थे। जी, कंपनी वाज़े तौर पर अब ज्यादा वैल्यू एडेड शोबों में जा रही है। मसलन ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का इलाज और बायोसिमिलर्स जो बायोजेनेरिक अद्वियात होती हैं। ये तो काफी जदीद शोबे हैं। जी, ये न सिर्फ ज्यादा मुनाफा बख्श हो सकते हैं, बल्कि इनमें टेक्नोलॉजी और तहकीक भी ज्यादा है। इसी सिलसिले में वो एक जदीद बायो इक्विवेलेंस और रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा? इससे आलमी मयार की तहकीक मुमकिन होगी और जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी क्वालिटी और इफादियत को साबित करने में मदद मिलेगी। ये बैनुल अक़वामी मार्केट के लिए भी जरूरी है। और कोई नया शोबा? जी, वेटरनरी फार्मास्यूटिकल्स यानी जानवरों की अद्वियात। इस शोबे में दाखिल होकर
वो अपनी आमदनी के जराये को मजीद मुतनव्वे बना रहे हैं। तो हिकमत अमली तो काफ़ी जामे लग रही है। अब ज़रा कंपनी की मसनूआत और ऑपरेशंस की तफसीलात देखते हैं। क्या क्या बनाते और बेचते हैं ये? बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, एपीआई और फॉर्मुलेशन। एपीआई सेगमेंट में वो कई बुनियादी एपीआईज बनाते हैं। कौन कौन सी? उनमें पैरासिटामोल, एमोक्सिसिलिन जैसी आम इस्तेमाल की एपीआईज भी हैं और सिफिक्साइम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे अहम एंटीबायोटिक्स की एपीआईज भी शामिल हैं। कल 9 बुनियादी एपीआईज का जिक्र है। ये पोर्टफोलियो काफ़ी वसी है। ठीक। और फॉर्मुलेशन सेगमेंट में? फॉर्मुलेशन सेगमेंट में तैयार शुदा अद्वियात आती हैं, जैसे गोलियां, कैप्सूल, सिरप। इसमें उनके पास जनरल फॉर्मुलेशंस हैं। फिर एंटीबायोटिक्स के लिए एक अलग सेफालोस्पोरिन फॉर्मुलेशन यूनिट है। अच्छा, जिसका इफ्तिताह उज़्बेकिस्तान के गवर्नर ने किया था? जी, रिपोर्ट में उसका जिक्र है। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, यानी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स, जिनकी सहूलत का इफ्तिताह एचे लियोन के सीईओ ने किया था। बिल्कुल, और हर्बल फॉर्मुलेशंस भी हैं। तो ये तनव्वु मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स को कवर करता है। इन दोनों सेगमेंट्स एपीआई और फॉर्मुलेशन, इनकी मार्केट डायनामिक्स में क्या फ़र्क है? कौन सा ज़्यादा मुनाफा बख्श है? देखिए, एपीआई सेगमेंट में तरक्की तो मुस्तहकम है, आबादी बढ़ रही है, सेहत की तलब है, लेकिन ये ज़्यादातर B2B मार्केट है। यानी दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। जी, और इसमें अक्सर बड़े खरीदार होते हैं, लंबी क्रेडिट टर्म्स होती हैं, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है और मुनाफे का मार्जिन निस्बतन कम रहता है। तो फिर फॉर्मुलेशन पर ज़्यादा तवज्जो देने की वजह यही है? बिल्कुल, फॉर्मुलेशन सेगमेंट जो है वो B2C के ज़्यादा करीब है, या कम से कम प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है। यहाँ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए आप बेहतर मार्जिन हासिल कर सकते हैं। तो कंपनी इसी हिस्से में तौसीक कर रही है? जी, और अपने ब्रांड्स बनाने पर काम कर रही है ताकि मुनाफे को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, ऑपरेशंस के हवाले से मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं और वो आईपीओ फंड्स की रीएलोकेशन का क्या मामला था? मुस्तकबिल के मंसूबों में तो एपीआई और फॉर्मुलेशन दोनों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना शामिल है। नई प्रोडक्ट्स भी? जी, नई एपीआईज जैसे क्लोरोक्विन फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट जो मलेरिया वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, और फिर उनकी फॉर्मुलेशंस। इसके अलावा साइकोट्रोपिक और नारकोटिक मसनूआत बनाने का भी इरादा है। ठीक है। और आईपीओ फंड्स? हाँ, ये एक अहम तब्दीली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट 41 में तफसील है। आईपीओ से जो तकरीबन 922.5 मिलियन रुपए मिले थे, वो पहले लाहौर में एक अस्पताल बनाने के लिए रखे गए थे। अच्छा, अस्पताल का मंसूबा था? जी, लेकिन अब वो रकम स्पेशल जनरल मीटिंग की मंजूरी से जो 26 जून 2025 को ही वो रीएलोकेट कर दी गई है। किस तरफ? बायोटेक, कार्बापेनम और पेंसिलिन फॉर्मुलेशंस के जो नए मंसूबे हैं उनकी तरफ। तो ये तो काफी बड़ी तब्दीली है। यानी अस्पताल के बजाय फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में फौरी तौसी को तरजीह दी गई। जी, ऐसा ही लगता है। ये शायद कंपनी की तरजीहात में एक शिफ्ट को जाहिर करता है। दिलचस्प। अच्छा, अब आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, गवर्नेंस और समाजी जिम्मेदारी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है? कोड पर अमल हो रहा है? जी, कंपनी लिस्टेड है, तो वो लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 की तामील करती है। जैसा हमने पहले बात की, बोर्ड की साख्त मुतवाज़िन है, चेयरमैन सीईओ की रोल अलग हैं, आज़ाद डायरेक्टर्स हैं, अहम कमेटियां उनके पास हैं। ये सब अच्छी गवर्नेंस के अलामात हैं। रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी है? जी, वो भी शामिल है, और अंदरूनी मालियाती कंट्रोल्स का भी जिक्र है, जिनकी निगरानी दाखिली ऑडिट टीम और ऑडिट कमेटी करती है। ठीक है। और कंपनी अपनी समाजी जिम्मेदारी यानी सीएसआर कैसे अदा कर रही है? वो अपनी जो प्लांट साइट है कसूर में, उसके आसपास की कम्युनिटी की तरक्की पर तवज्जो देते हैं। किस तरह की तरक्की? उनकी कोशिशों में तालीम, रोजगार के मौके पैदा करना, सेहत की देखभाल और पेशावराना तरबियत शामिल है। प्लांट के साथ एक डिस्पेंसरी भी है जो मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियत देती है। ये तो अच्छा इकदाम है। जी, ये कंपनी के समाजी तासुर के लिए अच्छा है। क्या माहौलियात, सेहत और हिफाजत EHS और तनव्वुर, मसावात और शमूलियत DENI पर भी कोई बात है? जी, रिपोर्ट में उन शोबों के लिए भी कंपनी की कमिटमेंट का जिक्र है। वो कहते हैं कि महफूज काम का माहौल फराहम करते हैं और तमाम मुलाजमीन के लिए मसावी मौके हैं। और रिस्क मैनेजमेंट? उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क है। बोर्ड बाकायदगी से मुमकिना दाखिली और खारिजी खतरात का जायजा लेता है और उनसे निपटने की हिकमत अमली बनाता है। ठीक है। तो इस तमाम गुफ्तगू का अगर हम खुलासा करें, निचोड़ निकालें, तो क्या बनता है? खुलासा यह है कि सिटी फार्मा ने माली साल 2025 में, जो कि एक मुश्किल साल था माशी तौर पर, न सिर्फ अपनी पोजीशन को संभाला बल्कि मालियाती तौर पर बेहतरी भी दिखाई। सेल्स बढ़े, मुनाफा बेहतर हुआ, खास तौर पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में नुमाया इजाफा हुआ। जी, ये अहम कामयाबियां हैं और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इन्होंने अहम कदम उठाए हैं।
मसनूआत की तनव्वो, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी, API के लिए दरामदी मुतबादिल की तलाश और सबसे अहम ऑन्कोलॉजी और बायोसिमिलर्स जैसे हाई वैल्यू शोबों में दाखिला। तो ये सब मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद लग रहे हैं। बिल्कुल। अगरचे वो जो कर्ज बड़ा है उस पर नजर रखने की जरूरत जरूर होगी, लेकिन मजमूई तौर पर सिमत मुस्बत लगती है। और आखिर में हमारे सामीन के लिए कोई ऐसा नुक्ता जिस पर वो खुद मजीद सोच विचार कर सकें, कोई गौर तलब पहलू? जी, एक आम सवाल तो ये है कि ये जो कंपनी ऑन्कोलॉजी और बायोसिमिलर्स जैसे टेक्नोलॉजी पर मबनी और इंतहाई मुसाबकती शोबों में जारी है, ये मंसूबा कितना कामयाब हो सकता है? इसके लिए क्या चीजें अहम होंगी? इसके लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी, तहकीक व तरक्की की आला सलाहियत और आलमी मियार के जो रेगुलेटरी तकाजे हैं उनको पूरा करने की अहलियत, ये सब बहुत अहम होगा। और इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं होगा। नहीं, इसका न सिर्फ कंपनी के मुस्तकबिल की तरक्की पर गहरा असर पड़ेगा, बल्कि ये पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर की मजमूई तरक्की और आलमी सतह पर इसकी मुसाबकत के लिए भी अहम साबित हो सकता है। सही। और कोई दूसरा पहलू? दूसरा गौर तलब पहलू वो IPO फंड्स की रीएलोकेशन है। हस्पताल के मंसूबे को मौखर करके बायोटेक और दीगर फॉर्मुलेशंस पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला ये कंपनी की तवील मुद्दती अमूदी इंजिमाम यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन की हिकमत अमली और इनके रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में क्या इशारा देता है? ये वो पहलू हैं जिन पर आने वाले सालों में नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।